प्रस्तुत है सुराज तंत्र। प्रमोद कुमार पेश कर रहे हैं कुछ गोपन ओपन समाचार। योगी जी क्या करेंगे मोदी जी की इस सौगात का? गौर से देख लीजिए और ठीक से पहचान लीजिए इनको। ये यूपी के एक बड़े नेता के तौर पर उभरने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिन मांगे मिले नए सहयोगी हैं। इनकी पैराशूट एंट्री ने यूपी के कुछ दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा दी है। नेताओं की ही नहीं, बहुत से प्रशासनिक अधिकारी भी सशंकित हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कमान अब इन सज्जन के हाथ आएगी। बहुत से लोग कहने लगे हैं कि ये यूपी के तीसरे डिप्टी सीएम होंगे। कोई कहता है अभी जो योगी के अलावा 2 डिप्टी सीएम हैं उनमें से एक जा सकता है। इन कयासों से हटकर यह तय है कि 2022 में वे पीएम मोदी के पॉलिटिक्स ऑफ पावर कैंपेन के हिस्सा होंगे। कोई नहीं जानता कि इन्हें प्रधानमंत्री ने किस खास मिशन पर यूपी भेजा है। अब मोदी जी ने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा, पर क्या सोचकर? यह सोच कर सबकी नींद उड़ी हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने तो कह दिया है कि इनके आने से राज्य और केंद्र में बीजेपी मजबूत होगी। मतलब खेल हाई लेवल का है। अमित शाह को जब यूपी का प्रभारी बनाया गया था तो समझ में आता था। देवेंद्र फडणवीस को बिहार विधानसभा की कमान दी गई, समझ में आता है। पर इनका अचानक प्रवेश अभी तक लाख टके का सवाल बना हुआ है। ये सज्जन नेता बनने से ठीक 24 घंटे पहले आईएएस अधिकारी थे। इन्हें 2022 में रिटायर होना था, लेकिन इन्होंने समय से पहले ही वीआरएस ले लिया और 24 घंटे बाद जो नेता बने तो सीधे यूपी की राजनीति में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के बराबर खड़े हो गए। ये हैं गुजरात कैडर के 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े जिले मऊनाथ भंजन के निवासी अरविंद शर्मा। शर्मा जी गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के सीएम रहते 2001 से 2013 के बीच सीएम कार्यालय में मोदी के आंख कान रहे और पीएमओ में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। अब यहाँ यूपी में क्या देखेंगे अभी देखना है। फिलहाल इनकी लैटरल एंट्री ठीक उसी तरह हुई है जिस तरह केंद्र में विशेषज्ञों की नौकरशाही में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर सीधे भर्ती हो रही है। मजे की बात है कि मुख्यमंत्री योगी को भी इनसे बहुत अदब और सावधानी से पेश आना होगा। आखिर ये साहिब के आदमी जो हैं, इनके पास प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने का 20 साल का अनुभव है। इनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 16 मई 2014 को तय हुआ कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। 17 मई को मोदी जी ने इनको फोन किया कि आपको मेरे साथ गुजरात से दिल्ली चलना है। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला और 30 मई को इनको पीएमओ में नियुक्ति पत्र मिल गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में 3 जून को ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, 22 जुलाई को एडिशनल सचिव बना दिए गए और 30 अप्रैल 2020 को इन्हें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। आखिर में वीआरएस लेकर एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी जाएंगे। भाजपा के एक नेता कहते हैं कि अरविंद शर्मा केवल एमएलसी बनने या मंत्री बनने के लिए यूपी नहीं आए, वे प्रधानमंत्री के पॉलिटिक्स ऑफ पावर कैंपेन के हिस्सा होंगे। रिटायर ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट प्रधानमंत्री मोदी की पसंद रहे हैं। उनकी कैबिनेट में हरदीप पुरी, आर.के. सिंह, एस.के. जयशंकर इसके उदाहरण हैं। जहां तक अरविंद शर्मा का सवाल है, शायद पीएम मोदी उनके जरिए पावर कैंपेन को राज्य स्तर पर लाना चाहते हैं। वे केंद्र पोषित परियोजनाओं को लागू करवाने से लेकर इन्हें समय से पूरा कराने में सीएम योगी का सहयोग और यूपी से भाजपा को लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें लाने में प्रधानमंत्री मोदी की मदद कर सकते हैं। पर शर्मा जी की नौकरशाही से सक्रिय राजनीति में लैटरल एंट्री का एक दूसरा पहलू भी है, जो दलगत राजनीति से परे कानून कायदे, शुचिता और नीति नियम का है
और वह सवाल ज्यादा व्यापक और मौजू है। इस बहाने उस पर भी रोशनी डाल ही ली जाए। सवाल यह है कि क्या नौकरशाही और जुडिशरी से रिटायर होकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए या नहीं, या उन्हें तत्काल उपकृत करने की प्रथा जारी रहनी चाहिए। एक वाकया याद कीजिए, पिछले साल सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक 2 सप्ताह पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे देते। पुलिस की वर्दी उतार गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू का पटका पहन लेते। उन्हें बक्सर से विधानसभा चुनाव लड़ना था। खूब हाइप क्रिएट होती, मीडिया में खासी हलचल होती है, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिलता। पांडे जी बिहार का पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे। उस दौरान उनके नौकरी छोड़ने की तमाम खबरें छपी, मॉरल पुलिसिंग भी हुई, पर शायद टिकट का वादा नहीं हुआ था। पर नौकरी छोड़ने के बाद भी उनके बारे में तमाम खबरें छपी। इस बार सितंबर में गुप्तेश्वर पांडे की राजनीति में एंट्री की खबर पर केंद्रीय चुनाव आयोग गंभीरता से संज्ञान लेता है। आयोग में एक हलचल सी शुरू होती है कि भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा से टटका इस्तीफा देकर या रिटायर होने के तुरंत बाद राजनीति में प्रवेश करने वाले नौकरशाहों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कुछ तैयारी भी हुई, कानून मंत्रालय से इस पर राय बात की जाए, इस पर भी विचार हुआ, पर जल्दी ही बासी कढ़ी में उबाल की तरह सब बैठ जाता है। दूसरा वाकया है इसी माह जनवरी का, जब केंद्रीय स्मॉल मीडियम एवं माइक्रो मिनिस्ट्री के सचिव अरविंद शर्मा वीआरएस लेते हैं। रात बीते ही लखनऊ में भाजपा ज्वाइन करते हैं और फिर अगले ही दिन स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा जैसे नेताओं के साथ विधान परिषद चुनाव के लिए पर्चा भरते हैं। अब चुनाव आयोग के लिए गुप्तेश्वर पांडे का चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लेना और अरविंद शर्मा का नौकरी छोड़ने के महज एक पखवाड़े में ही विधान परिषद का शर्तिया सदस्य बनना दो अलग पहलू है। गुप्तेश्वर पांडे के मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग की भौहें तन गई थी, शुचिता और नियमावली खतरे में पड़ गई थी, तमाम बहस शुरू हो गई थी। वो तो कहिए कि सुशासन बाबू जो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे को टिकट देने का किया गया वादा तोड़ दिया कि खामखा क्यों विवाद में पड़े। एक बात और काबिले गौर है कि गुप्तेश्वर पांडे को लेकर अखबारों में काफी कुछ लिखा गया, पर अरविंद शर्मा के मामले में केवल यही खबर छपी कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और उन्होंने विधान परिषद के लिए पर्चा भरा और वे चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव आयोग ने तो जुम्बश भी नहीं ली। अखबार या मीडिया भी क्यों पंगा ले, क्योंकि वे साहब के आदमी क्यों हैं। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड आइडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है,